ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरिया करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बेटा हम पढ़े हैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में जो प्रीवियस टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया गया है वो था पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन हमने पढ़ी थी और साथ हमने हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में पढ़ा था। और अगर थोड़ा सा आप लोगों को वो रिवाइज़ हो तो उस टॉपिक में क्या कहता है पास्कल साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट के नेम पे ही ये लिक्विड से रिलेटेड एक लॉ जो डिस्क्राइब किया गया वो कहलाता है पास्कल्स लॉ। उसमें साइंटिस्ट क्या कहता है कि हम लिक्विड पे जब भी प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो वो प्रेशर उस लिक्विड के ऑल पार्ट्स तक इक्वली ट्रांसमिट होता है और उसमें किसी किस्म के लॉसेस नहीं होते। विदाउट एनी लॉस टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड ये क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। जिसकी फिर डेली लाइफ में हमने कुछ एप्लीकेशंस के नेम्स पढ़े थे जिसमें हाइड्रोलिक मशीन सारी की सारी वर्क करती हैं ऑन द पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक जैक की हमने बात की, हाइड्रोलिक जैक यूज़ होता है गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए। हाइड्रोलिक प्रेस भी यूज़ किया जाता है कॉटन बेल्स को प्रेस करने के लिए, ये गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए यूटिलाइज़ होता है। जितना क्रेन सिस्टम है, क्रेन हैवी लोड को लिफ्ट करती हैं उसमें भी ये हाइड्रोलिक जो है वो सिस्टम अप्लाई होता है। उसमें भी लिक्विड प्रेशर का ही एक ये लॉ पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल होता है और उसमें कम फोर्स अप्लाई करते हुए हम ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। इस वजह से जो हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम है इसको हम फोर्स मल्टीप्लायर भी कहते हैं, यानी कम फोर्स अप्लाई करके ज़्यादा फोर्स जनरेट कर देना वो क्या कहलाता है, फोर्स मल्टीप्लायर कहलाता है। जस्ट हमने जो सिलेंडर्स यूज़ करने हैं उनके पिस्टन्स के एरिया को चेंज किया जाएगा तो फाइनली जो है वहाँ जो फोर्स जनरेट होगी इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये था बेटा पास्कल्स लॉ और इसकी जो जनरल रिलेशन हमने डिराइव किया था वो क्या था। अगर थोड़ा सा आपको रिव्यू करा दूं कि वहाँ पे हमने एक बड़ा सिलेंडर लिया था और इस बड़े सिलेंडर के साथ हमने कनेक्ट किया था एक पाइप के ज़रिए से छोटा सिलेंडर। बड़े सिलेंडर का जो एरिया था वो कैपिटल ए और जो छोटे सिलेंडर का एरिया था वो क्या था, स्मॉलर ए। यहाँ जो फोर्स अप्लाई की जा रही है इस पिस्टन के ऊपर वो है F1 और इसके अंदर लिक्विड फिलअप है और यहाँ से प्रेशर और इधर प्रेशर जो जनरेट होना है उसकी वैल्यू सेम, यानी लिक्विड प्रेशर यहाँ और यहाँ क्या रहेगा, सेम। जस्ट क्या होगा कि जब इधर फोर्स जो क्रिएट होगी इसकी वजह से, इस प्रेशर की वजह से, वो फोर्स F2 फोर्स होगी वो इस F1 फोर्स की बजाय काफ़ी ग्रेटर होगी। और फिर यही फोर्स जो है अगर हम यहाँ पे कोई कॉटन की बेल रख देते हैं तो इस बेल को प्रेस करने के लिए यूटिलाइज़ होगी। अगर हम यहाँ कोई गाड़ी रख देते हैं तो गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए यूज़ होगी। तो इस तरह से कम फोर्स अप्लाई करते हुए हम ज़्यादा फोर्स जनरेट कर सकते हैं। अगर इधर के लिए इस फर्स्ट पिस्टन के लिए हम लिखते हैं प्रेशर के लिए फार्मूला, तो प्रेशर का फार्मूला आएगा F1 डिवाइडेड बाय स्मॉलर ए। और ये सेकंड के लिए अगर हम लिखते हैं प्रेशर तो यहाँ प्रेशर सेम रहना है, यहाँ फोर्स F2 होगी और इसका जो एरिया है वो कैपिटल ए। दोनों प्रेशर के इक्वल हैं तो कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब कंपेयर किया तो आपके पास क्या आया, F1 डिवाइडेड बाय स्मॉलर ए दैट इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। ये जर्नल इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम अगर F2 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बेटा आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, F2 इंटू स्मॉलर ए दैट इज इक्वल टू F1 इंटू कैपिटल ए। तो यहाँ से F2 की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी F1 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए और ये स्मॉलर ए आके इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस फॉर्मूला की मदद से यहाँ जो फोर्स जनरेट होगी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। चूँकि रेशियो कैपिटल ए एंड स्मॉलर ए के बीच में जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 है, सो दैट्स वाई F2 विल ऑल्सो ग्रेटर देन F1। तो ये F2 की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दी F1, सो दैट्स वाई हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रोलिक प्रेस आर ऑल्सो कॉल्ड दी फोर्स मल्टीप्लायर। ये चीज़ें थी बेटा जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की और इसके साथ साथ एप्लीकेशंस पढ़ी। इसमें इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोलिक प्रेस कैसे वर्क करता है, ये वर्क करता है ऑन दी पास्कल्स लॉ और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और स्टार्ट के कुछ टॉपिक्स में बेटा चैप्टर नंबर 7 के हमने पढ़ा डेंसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद फिर हमने लिक्विड प्रेशर्स की बात की थी और लिक्विड प्रेशर में बाकायदा हमने एक डेरिवेशन की थी और बताया था कि लिक्विड प्रेशर किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए हमने जो मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट किया था वो था P = ρgh और यहाँ पे रो क्या था, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी क्या है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और एच क्या था डेप्थ ऑफ द लिक्विड और पी क्या था लिक्विड प्रेशर। तो यहीं से हमने कहा कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड करता है डेप्थ ऑफ लिक्विड के ऊपर, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड जी की वैल्यू क्या रहती है कांस्टेंट रहती है एंड लिक्विड प्रेशर डेप्थ के लिहाज से क्या होता है चेंज होता है। अगर आपके हाथ में कोई प्रेशर सेंसर हो और आप प्रेशर सेंसर लेके डीप इन दी वाटर जाते जाएं और आप देखोगे जैसे जैसे डेप्थ चेंज हो रही है लिक्विड प्रेशर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज़ें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है ना बेटा वो है इलास्टिसिटी। ये टॉपिक कौन सा है, इलास्टिसिटी। आपने बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स देखे होंगे जो कि इलास्टिक होते हैं। जैसे कभी आपने बैलून देखा हो, बैलून को अगर आप दोनों साइडों से स्ट्रेच करना शुरू करो तो बाकायदा जो है उसमें स्ट्रेच कंडीशंस आ जाती हैं, यानी हमने दोनों साइडों से अगर उसको पकड़ के खींचा तो वो स्ट्रेच होता जाएगा। जैसे हमने हाथों से फोर्स लगाना छोड़ दी इट विल कम बैक इट्स इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन, यानी जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स कहलाती है डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स किसे कहते हैं बेटा, डीफॉर्मिंग फोर्स होती है कि फोर्स अप्लाई की जाए बॉडी की शेप में, उसके साइज़ में, उसकी लेंथ में जो चेंज आ जाता है तो वो कहलाती है डीफॉर्मिंग फोर्स। यानी जो समझ लें कि इलास्टिसिटी को समझने से पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, डीफॉर्मिंग फोर्स। Deforming force. What is the deforming force? The applied force which can change size, shape and length of the object is called the deforming force. The force that can change the shape, length or size of an object is called deforming force. यानी हमने फोर्स अप्लाई की, बॉडी की शेप में चेंज आ गया, बॉडी के साइज़ में चेंज आ गया है, बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो सकता है या बॉडी की लेंथ चेंज हो सकती है। इस किस्म की फोर्स को, इस अप्लाइड फोर्स को क्या कहा जाता है, डीफॉर्मिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक एयर फिल बैलून, दिस इज द एयर फिल्ड बैलून। इस एयर फिल बैलून को अगर हम हाथ से यूं पकड़ के स्क्वीज़ करते हैं, यानी मैंने हाथ से पकड़ा तो इसकी शेप यूँ हो गई, यहाँ से मैंने इसको पकड़ा, हाथ से पकड़ा तो ये क्या हो गया, स्क्वीज़ हो गया, इसकी शेप में चेंज आ गया, इसके वॉल्यूम में क्या आ गया, चेंज आ गया। मैंने फोर्स यहाँ जो अप्लाइड फोर्स लगा दी, दिस फोर्स इज द डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से इसकी शेप में, इसके साइज में चेंज आ गया है, देन दिस फोर्स विल कॉल द डीफॉर्मिंग फोर्स। और अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ दें, मैंने इसके ऊपर जो फोर्स लगा रही हूँ ये लगाना मैं सीज कर दूँ, बंद कर दूँ, तो दिस बैलून विल अटेन इट्स ओरिजिनल शेप। ये बैलून की प्रॉपर्टी है कि ये पहले वाली शेप क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें फोर्स अप्लाई करने से, यानी कौन सी फोर्स, डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने से बॉडी की शेप में, उसके साइज़ में, उसकी लेंथ में या उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। एंड इफ़ वी सीजेस द अप्लाइड फोर्स और द डीफॉर्मिंग फोर्स, देन बॉडी विल अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज और वॉल्यूम, देन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी। यानी डीफॉर्मिंग फोर्स क्या है, वो फोर्स जिससे बॉडी की शेप में, उसके साइज़ में, उसकी लेंथ में चेंज आ गया, दैट फोर्स इज कॉल्ड द डीफॉर्मिंग फोर्स। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं
और डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से बॉडी की शेप में, उसके साइज़ में और उसकी लेंथ में चेंज आ जाए, और ऐसे ही हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना बंद कर दें, सीज कर दें, तो इन दैट केस बॉडी कैन अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज़. Then this body that can attain its original shape or size after the deforming force ceases to act, then this property of the system will call the elasticity and the body will call the elastic body. यानी वो बॉडी जो कि इलास्टिसिटी रखता है वो क्या कहलाएगा, इलास्टिक बॉडी कहलाता है. तो ये थी बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स एंड इलास्टिसिटी की अब डेफिनेशन लिखते हैं. इसी तरह अगर आपके हाथ में कोई रबर बैंड है, दिस इज दी रबर बैंड, रबर बैंड, आपने हाथ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इधर भी फोर्स लगाई, इसकी लेंथ चेंज होके इतनी होगी, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ और ये इसकी फाइनल लेंथ होगी. बाय अप्लाइंग द फोर्स, हमने अभी भी इसके ऊपर फोर्स लगाई हुई है और इसको सस्टेन किया हो यहाँ तक. अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाना छोड़ दूँ, देन इट विल अटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़. यानी ये रबर बैंड क्या करेगा, ये अपनी पहले वाली ओरिजिनल वाली लेंथ अटेन कर लेगा अगर इसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना क्या कर दी जाए, बंद कर दी जाए. तो इस तरह एक रबर बैंड को दोनों हाथों से खींचो, जो हम हाथों से फोर्स लगा रहे हैं दैट इज़ द डीफॉर्मिंग फोर्स. मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ दी, इट विल अटेन इट्स ओरिजिनल शेप. आपके हाथ में कोई स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को दोनों हाथों से पकड़ के खींचिए, या एक एंड को आप जो है वो किसी स्पोर्ट के साथ बांध के दूसरे एंड को नीचे की तरफ खींचिए, तो उसकी लेंथ में क्या आएगा चेंज. आप जैसे इसको रिलीज़ करेंगे इट विल अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज़. अगर उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी है या इलास्टिसिटी है, देन इट विल कैन अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज़. देन दिस बॉडी दैट कैन attain its original shape or size after the deforming force ceases to act, then this body is called the elastic body and the property of this body will call the elasticity and the property of this body will call the elasticity. अब मेरा ख्याल आपको इतनी बात समझ आ गई है कि अगर बॉडी में इलास्टिसिटी होगी तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो उसकी शेप में, उसकी लेंथ में, उसके साइज़ में, उसके वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा. और अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ देंगे देन बॉडी विल अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज. दिस इज कॉल्ड दी इलास्टिसिटी. अच्छा, अब इलास्टिसिटी की हम प्रॉपर वर्डिंग में डेफिनेशन लिखते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिस्टोर, the property of a body to restore its original size and shape, original size and shape as the deforming force, as the deforming force ceases to act. ceases का मतलब होता है बंद कर देना. ceases to act is called elasticity. इलास्टिसिटी. और अगर आपसे इलास्टिक बॉडी की जो है वो डेफिनेशन पूछी जाए तो फिर क्या लिखोगे आप, इलास्टिक बॉडी. तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, द बॉडी दैट पोजेस इलास्टिसिटी, द बॉडी दैट हैव इलास्टिसिटी या दैट पोजेस इलास्टिसिटी that have elastic properties is called elastic body. एक ऐसा बॉडी जो कि इलास्टिसिटी रखेगा या उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होंगी, यानी उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो उसकी शेप में और लेंथ में चेंज आएगा. लेकिन अगर डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ देंगे तो इट विल अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज. देन दिस बॉडी विल कॉल्ड द इलास्टिक बॉडी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ दिस बॉडी विल कॉल्ड द इलास्टिसिटी. क्लियर. अब हम बेटा शॉर्ट डेफिनेशन अक्सर बोर्ड में आती है, वो डिफाइन इलास्टिसिटी इन इलास्टिक बॉडी, और समटाइम आता है डिफाइन स्ट्रेस. स्ट्रेस किसे कहते हैं?
अच्छा, जब स्ट्रेस की हम बात करते हैं ना तो बेटा बॉडी के ऊपर, बॉडी के किसी यूनिट एरिया के ऊपर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं। डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की ज़ाहिर सी बात है ओरिजिनल शेप और साइज़ के ऊपर अफेक्ट आएगा, यानी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो बॉडी की जो शेप है, साइज़ है, उसके ऊपर फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो इट विल कैन अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज़। तो स्ट्रेस क्या कहलाता है बेटा? डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। यानी इसमें आपने डीफॉर्मिंग फोर्स लगानी है किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर तो वो क्या कहलाती है? स्ट्रेस कहलाती है। तो हम इसकी डेफिनेशन में लिखते हैं बेटा, डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट एरिया, द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग on the unit surface area of the body is called stress. Is called stress. इसमें अगर आप गौर से देखो तो स्ट्रेस की एंड प्रेशर की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। प्रेशर में हम जनरली बात करते हैं फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड द प्रेशर, लेकिन स्ट्रेस में फोर्स की बजाय लफ्ज़ क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स। और डीफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? वो फोर्स जिससे बॉडी की शेप में, लेंथ में और साइज़ में चेंज आता है, और अगर हम फोर्स लगानी छोड़ दें तो इट कैन अटेन इट्स ओरिजिनल शेप और साइज़। तो स्ट्रेस क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। और अगर हम स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला लिखते हैं ना बेटा, तो स्ट्रेस के लिए लिखा जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एरिया को A के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और स्ट्रेस का जो यूनिट है ना बेटा, इट विल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहलाएगा। इसको हम पास्कल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट किसी और साइंटिस्ट ने दिए थे। तो स्ट्रेस क्या है? डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन आ गई, और फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एरिया को A के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, और व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस? यूनिट ऑफ स्ट्रेस विल बी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम इसी से रिलेटेड एक और शॉर्ट डेफिनेशन आती है बेटा, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। फॉर एग्जांपल, आपके हाथ में एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ है एल नॉट समझ लीजिए कि ओरिजिनल लेंथ को मैंने एल नॉट से रिप्रेजेंट किया, मैंने उसके ऊपर एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई। डीफॉर्मिंग फोर्स ऑन द यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड द स्ट्रेस। यूँ समझ लीजिए कि स्ट्रेस अप्लाई की तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी। बाय अप्लाइंग द स्ट्रेस हमने क्या चीज़ उसमें प्रोड्यूस कर दी? स्ट्रेन प्रोड्यूस कर दी। व्हाट इज स्ट्रेन? यानी उसकी जो चेंज इन लेंथ आई है, ओरिजिनल लेंथ के लिहाज से चेंज इन लेंथ और साइज की जो रेशियो होती है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। What is the strain? Strain is the ratio of the change in size to the original size is called the strain. ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। क्योंकि स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो स्ट्रेन की जनरल डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा। व्हाट इज द स्ट्रेन? द रेशियो ऑफ द चेंज इन साइज, ratio of change in size to original size is called strain। यूँ समझ लीजिए कि जो रेशियो होगी चेंज इन साइज एंड ओरिजिनल साइज के बीच में, वो क्या कहलाएगी? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन के लिए हम जनरली लिख सकते हैं चेंज इन साइज। साइज का मतलब क्या हो सकता है? लेंथ, वॉल्यूम
और शेप टू द ओरिजिनल, ये होगी चेंज इन साइज टू ओरिजिनल साइज, ओरिजिनल साइज में भी लेंथ, वॉल्यूम और शेप। यानी हमने अप्लाई की स्ट्रेस अप्लाई की तो क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, स्ट्रेन प्रोड्यूस हुई। और स्ट्रेन क्या है, जो बॉडी की चेंज आया है साइज में एंड ओरिजिनल साइज के बीच में जो रेशो होगी दैट इज कॉल्ड दी स्ट्रेन। चेंज इन साइज टू दी ओरिजिनल साइज इज कॉल्ड दी स्ट्रेन। और स्ट्रेन जो है बेटा 3 तरह की होती है, एक को कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेन, एक को कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और एक कहलाती होती है शियर स्ट्रेन। यानी स्ट्रेन की आगे फर्दर 3 टाइप है। यानी अगर हम कहते हैं कि फोर्स अप्लाई किया तो उसकी लेंथ में बहुत ज़्यादा चेंज आया एज़ कम्पेयर टू द साइज, तो उसके लिए हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन। और अगर हम बात करते हैं बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो फिर ऐसा होता है कि हम अगर फोर्स डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ की बजाय उसके वॉल्यूम में चेंज आता है। जैसे एक रबर बैंड था, रबर बैंड के ऊपर मैंने हाथों से फोर्स लगाई, जो हाथों से फोर्स लगाई है वो कौन सी फोर्स है, डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई, इनिशियली मैं कहती मेरे पास रबर बैंड की थी 1 सेंटीमीटर लेंथ, मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स लगाई है, डीफॉर्मिंग फोर्स लगाने से उसकी लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल लेंथ थी उसकी 1 सेंटीमीटर, बाय अप्लाइंग द डीफॉर्मिंग फोर्स उसकी लेंथ कितनी हो गई, दैट इज दी 8 सेंटीमीटर। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, दैट इज दी ओरिजिनल लेंथ एंड फाइनल लेंथ के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी फाइनल लेंथ क्या है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ओरिजिनल लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ के बीच में जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड दी स्ट्रेन। और उसके लिए लफ्ज़ हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, यानी इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। लेकिन अगर आपके हाथ में बैलून हो, बैलून का ओरिजिनल वॉल्यूम अगर मैं कहती हूँ 2 क्यूबिक मीटर है या 2 सेंटीमीटर क्यूब है, मैं उसके अंदर एयर फिल कर रही हूँ, एयर फिल करने से उसके वॉल्यूम में इतना सारा चेंज आ गया तो वो लेंथ की बजाय फिर कहलाएगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए हम लफ्ज़ क्या बोलेंगे, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और जब हम बात करते हैं बेटा शियर स्ट्रेन की, तो शियर स्ट्रेन में बाकायदा उसका एंगल और शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, तो इन दैट केस उसके बीच में भी फिर रेशियो जो है वो शियर स्ट्रेन कहलाती है। लेकिन आपके सिलेबस का जो पार्ट है दैट इज़ ओनली स्ट्रेन, जर्नल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेन, एंड हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेन की। किस चीज़ की बेटा, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है बेटा, टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यूँ समझ लीजिए कि जो उसकी चेंज इन लेंथ है वो डेल्टा एल है और जो ओरिजिनल लेंथ है वो क्या है, एल नॉट है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेन। व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेन, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन। अब देखो जो जनरल डेफिनेशन है स्ट्रेन की, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन साइज टू द ओरिजिनल साइज। साइज का मतलब क्या होगा, लेंथ, वॉल्यूम और शेप। सिमिलरली ओरिजिनल साइज का मतलब भी क्या होगा, लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो इन दैट केस आप कह सकते हो बेटा कि चूंकि ये एक जैसी रेशो है, एक जैसी क्वांटिटीज़ के बीच में रेशो है, तो स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। तो हम लिखते हैं बेटा स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। Why strain has no unit? Because it is the ratio between two similar quantities. जब हम टेंसाइल स्ट्रेन की बात करते हैं, चेंज इन लेंथ का यूनिट भी मीटर, ओरिजिनल लेंथ का यूनिट भी मीटर, मीटर मीटर से कैंसिल आउट, टेंसाइल स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, इट इज़ दी यूनिटलेस क्वांटिटी। लेकिन स्ट्रेस का यूनिट होता है, और आपको पता है स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है, अगर हम स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस नहीं होती। अच्छा, अब ये थी बेटा स्ट्रेन।
तो इसकी एक और डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं बेटा, वो क्या है, व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन द बॉडी strain can produce. This stress can change the shape, length or volume of the object. Then the comparison of, रेशो की बजाय हम दूसरा लफ्ज़ कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कंपैरिजन. Then the comparison of the change in length, volume or shape to the original length or volume shape is also called the strain. ये दूसरी definition क्या होगी, when stress is applied it can change the length, volume or shape of the body. The comparison of the change in length, volume or shape to the original length or volume or shape of the body is called the strain. Strain has no unit. Why it has no unit? Because it is the ratio of the similar quantities. अच्छा, अब मैंने बात की थी बेटा स्ट्रेन की कितने आगे फर्दर टाइप्स हैं, 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें टेंसाइल स्ट्रेन होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एंड द शीयर स्ट्रेन होता है. जब हम बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन की, तो टेंसाइल स्ट्रेन जो है ना बेटा, इसकी डेफिनेशन बोली जाती है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. टेंसाइल स्ट्रेन क्या है, टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ. मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल किस चीज़ को शो करता है, चेंज इन लेंथ, एल नॉट क्या है उसकी ओरिजिनल लेंथ, देन इट द रेशियो बिटवीन द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेन. और टेंसाइल स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता. क्यों कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये भी रेशियो है बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज़. जब हम बात करते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है बेटा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर वॉल्यूम में चेंज आता है, तो वॉल्यूम में जितना चेंज आएगा तो हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज़ कॉल्ड दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि वो भी सेम क्वांटिटीज़ के बीच में क्या है, रेशियो है. ठीक है. इसी तरह शीयर स्ट्रेन होता है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है. आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ कौन सा पार्ट है, दैट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो पार्ट है, वो आपने करना है. अच्छा, अब ये सारा जितना मैंने आज काम करवाया ना, ये सारा एज ए शॉर्ट क्वेश्चन है. डिफाइन इलास्टिसिटी, व्हाट इज़ द इलास्टिक बॉडी. इलास्टिसिटी बेटा बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं, जैसे हम बात करते हैं सॉलिड्स हैं, सॉलिड्स में एटम क्लोजली पैक होते हैं, उसमें एटम्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, इनकी फ़िक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है, और इनके एटम्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई स्ट्रॉन्ग होती हैं. जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, तो लिक्विड की कोई ख़ास शेप नहीं होती, दे हैव नो स्पेसिफिक शेप बट दे हैव स्पेसिफिक वॉल्यूम, but they can attain the shape of the same container in which it is placed or poured. In that case बेटा कि हम कह सकते हैं कि जो liquids होते हैं उनकी शेप वही होगी जिस किस्म के कंटेनर में हम उसको रखेंगे. इनकी फ़िक्स वॉल्यूम तो होता है, फ़िक्स शेप नहीं होती. जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड्स के, उनके बीच में सेपरेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती हैं. तो हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ द लिक्विड्स आर वीक एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड्स. और साथ साथ बेटा हम ये भी कहते हैं कि चूँकि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हमेशा कॉन्टीन्यूस मोशन में रहते हैं, वाइब्रेट करते हैं अबाउट इट्स मीन पोजीशन विद सम काइनेटिक एनर्जी, तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड्स होते हैं वो फ्लो भी कर सकते हैं. तो लिक्विड्स होते हैं वो उनके मॉलिक्यूल्स फ्लो कर सकते हैं, और ये भी एक्सर्ट कर सकते हैं प्रेशर. जब हम गैसेस की बात करते हैं ना, तो गैसेस की ना तो ही कोई फ़िक्स शेप होती है, ना ही कोई फ़िक्स वॉल्यूम होता है. और साथ साथ हम बात करते हैं जब गैस मॉलिक्यूल्स की, तो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन दैम. तो यहाँ पे हम ये कहते हैं बेटा, जब गैस मॉलिक्यूल्स की ना ही कोई शेप है, ना ही कोई वॉल्यूम है, तो फिर हमारे पास जो है गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं. ड्यूरिंग देयर कोलिजन वो प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं. तो डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं. जब डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं तो उसमें हम बात करते हैं कुछ इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं जिनके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं. यानी ये ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी ये है कि इनके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है तो उनकी शेप, उनकी
साइज़ के ऊपर फ़र्क पड़ता है। जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो फोर्स कहलाती है डीफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो बॉडी की शेप में, लेंथ में और साइज़ में फ़र्क आएगा। अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स लगाना छोड़ देते हैं तो बॉडी कैन अटेन इट्स प्रीवियस और ओरिजिनल शेप और साइज। देन द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, एंड द बॉडी दैट कैन एग्जिबिट, दैट कैन पोजेस इलास्टिसिटी या दैट कैन पोजेस इलास्टिक प्रॉपर्टीज, देन दैट बॉडी इज कॉल्ड द इलास्टिक बॉडी। तो सेम डेफिनेशन बेटा ये हमने यहाँ भी लिखी है, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू रेस्टोर इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप एज द डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड द इलास्टिसिटी, एंड द बॉडी दैट हैज इलास्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द इलास्टिक बॉडी। उसके बाद हमने स्ट्रेस पढ़ा, व्हाट इज स्ट्रेस, द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो फोर्स पर यूनिट एरिया के इक्वल होता है। फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया जाता है, एरिया को A के साथ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्ट्रेस, यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद बेटा हमने स्ट्रेन की बात की, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है। व्हाट इज द स्ट्रेन, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन साइज टू द ओरिजिनल साइज इज कॉल्ड द स्ट्रेन। या यूँ समझ लीजिए कि व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड on the body, it can change the shape, length or volume of the body. Then the comparison of the change in size, length or volume to the original length, size or volume, it is called the strain. What is the tensile strain? It is the ratio of the change in length to the original length is called the tensile strain. क्लियर। तो टेंसाइल स्ट्रेन के लिए बेटा हम लिखते हैं चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तो ये इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। टेंसाइल स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, टेंसाइल स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा जो जनरल डेफिनेशन मैंने लिखी, इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन साइज टू द ओरिजिनल साइज। साइज का मतलब क्या होगा, लेंथ, वॉल्यूम और शेप। तो इसका भी स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता। और 3 तरह की स्ट्रेन है जिसमें आपके सिलेबस का पार्ट सिर्फ कौन सा है, टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल। ये सारा जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, इसमें से ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, व्हाट इज द इलास्टिसिटी, व्हाट इज द इलास्टिक बॉडी, व्हाट इज द डीफॉर्मिंग फोर्स, ये सारी चीज़ें एज ए शॉर्ट है, इसको लर्न कर लीजिए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हुक्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ऑलमोस्ट हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और साथ साथ लर्न करके लिखा ज़रूर करें ताकि आपकी लर्निंग और बेहतर हो सके। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।